नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिनव कदम। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट महेश पवार जी, जिनको पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो या ना एक्ट 138 के केसेस हो या आर्बिट्रेशन केसेस हो, जहाँ पे सर ने बहुत सारे लोन बोरोवर्स हैं, बहुत सारे बैंक चेक के जो केसेस है, एनबीएफसी बैंक के जो केसेस है, उनमें लोन बोरोवर जो कर्जदार है उनको राहत देने की कोशिश की है। तो आज ये पॉडकास्ट के जरिए हम सर से जानना चाहेंगे कि लोन बोरोवर्स की दिक्कतें क्या है, लोन बोरोवर्स को कैसे फेस करना है जब कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी या कोई भी पत्र संस्था हो, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो उससे कानूनी तरफ से कैसे निपटारा किया जाए, लोन बोरोवर्स की क्या दिक्कतें हैं, ये हम ये पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सर का इसके ऊपर क्या कहना है। सबसे पहले धन्यवाद एडवोकेट अभिनव सर जी, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और मुझे मौका दिया मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का। जैसे कि आपने बोला कि आप हज़ारों केसेस मेरे पास है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट एनआईए और आर्बिट्रेशन एक्ट में जो लोन बोरोवर के ऊपर जो केसेस होते हैं उसको हम हैंडल करते हैं। और ये जो केसेस है वो पूरे इंडिया से है, खाली महाराष्ट्र या फिर कोई सीमित राज्य के लिए नहीं है, पूरे इंडिया से ये केसेस आते हैं हमारे पास। और वहाँ पे हम जो हमारे लोकल पैनल एडवोकेट है उनको हम उनके ज़रिए हम ये केसेस जो है हैंडल करते हैं और जो लोन बोरोवर को वहाँ पे ही सोल्यूशन प्रोवाइड करने की जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आप जितने भी हम आज लोन बोरोवर के अगेंस्ट जो भी केसेस होते हैं, आर्बिट्रेशन होता है, जितने भी आपके प्रश्न हैं वो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 हो और 138 एनआई एक्ट के केसेस हो, इसके बारे में थोड़ा हमारे प्रेक्षकों को जानकारी दीजिए। ये केसेस है क्या, उससे कैसे निपटारा जा सकता है, इसके बारे में हमारे जो प्रेक्षक है उनको अवेयर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा सर, और ये क्वेश्चन मुझे आज तक हज़ारों लोगों ने पूछा है कि जो लोन बोरोवर के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 वाला और जो एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 138 का जो सेक्शन है, वो जो सेक्शन में लोन बोरोवर के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे होते नहीं। मान लो वो पुणे में रहता है, मुंबई में रहता है, वहाँ पे वो केस नहीं होगा। वो किसी अलग राज्य में, जैसे आप महाराष्ट्र से हो आपका केस हो गया बेंगलुरु में, आप महाराष्ट्र से हो आपका केस हो गया कलकत्ता में, कोई बिहार का है वो कलकत्ता में केस कर देगा। ज़्यादातर ये जो केसेस करते हैं वो कलकत्ता में करते हैं, बेंगलुरु में करते हैं, वो करते हैं दिल्ली में, अहमदाबाद में। ये जो गिने चुने राज्य है जहाँ पे लोन बोरोवर आसानी से पहुँच नहीं सकता और वो इतना दूर पहुँच नहीं सकता, और वो जो समन आता है, वो जो वारंट आता है, उसको वो फिर वहाँ पे वो डिफेंड ना कर सके, ऐसे ज़्यादातर डिस्टेंस, मतलब वहाँ पे जो रहता है वहाँ पे वो नहीं करेंगे, वो डिस्टेंस में करेंगे और फिर वो वहाँ पे जा नहीं सकता, उसके अगेंस्ट वो वारंट निकल जाता है, अरेस्ट वारंट निकल जाता है और फिर वो लोन बोरोवर डर जाता है और डर के वो जो केस है वो फेस नहीं कर पाता और वो तुरंत वो जो है पैसा अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से करके वो भर सके, ऐसा इस तरीके का वो जो हरासमेंट जो है वो बैंक उसके साथ करता है। अब वो ऐसे अगर कोई समन आ जाता है सेक्शन 25 में 138 में, अगर कोई समन आता है, कोई वारंट आता है, तो लोन बोरोवर जो है उनको डरना नहीं है, उसको वो केस का जो ट्रायल है वो उसको फेस करना है। अब वहाँ पे मान लो आपका कोई लोकल एडवोकेट वहाँ पे पहचान में नहीं आता, वो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है लोन बोरोवर के आगे, तो वो चाहिए तो हमसे मदद ले सकता है या फिर आप ऑनलाइन गूगल पे वगैरह ढूंढ लीजिए, आपको वहाँ पे एडवोकेट मिल जाएंगे, वहाँ से उनको कांटेक्ट करिए, लोकल एडवोकेट को कांटेक्ट करिए, वो जो समन आया, वो जो वारंट आया उनको दिखाइए और उनसे सोल्यूशन लेने की जो है मदद लेने की प्रयास करिए। और ये जो वारंट है, ये जो समन है, उस केस में वो जो कोर्ट में जो है बेल लेने और वारंट कैंसिलेशन करने की ये जो प्रक्रिया है वो आप पहले तो करिए। अब यहाँ पे डरने की या फिर आपको जेल होगी ऐसा आप मन में भी ना लाइए, किसी को भी ये जेल नहीं होता है ज़्यादातर इन केसों में। और ये जो
समन होता है, ये जो वारंट होता है ये बेलेबल, ज़्यादातर पहले जो आता है वारंट वो बेलेबल होता है, फिर बाद में जो आता है वो नॉन बेलेबल वारंट होता है। अब नॉन बेलेबल कब निकलेगा? जब आप कोर्ट में जाते ही नहीं हो, कोर्ट के समन को, बेलेबल वारंट को इग्नोर कर देते हो, तब वो नॉन बेलेबल इशू कर देते हैं। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल, इसमें क्या फ़र्क है? जो बेलेबल वारंट होता है वो पुलिस के द्वारा ही वहाँ पे उनको बेल दिया जाता है, और नॉन बेलेबल जो वारंट होता है वहाँ पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पे आपको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाएगी, और फिर वो जो कोर्ट है, मेहरबान कोर्ट जो है, वही वहाँ पे जो है उनको बेल देगा। सर आपने अच्छा प्रेक्षकों को समझाया। इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि लोन बोरोवर जो है उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है क्या? और जो रिकवरी एजेंट्स है वो घर पे आकर लोन बोरोवर्स को धमका सकते हैं क्या? इसके रिलेटेड हमारे पास भी बहुत सारी शिकायतें आती है कि रिकवरी एजेंट ने आकर गालियाँ दी और बच्चों को धमकाया। तो ये क्या कानूनी तरफ से इसको कोई डिफेंस है क्या? इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर। ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, ये जो रिकवरी एजेंट की जो प्रैक्टिस होती है आजकल जो हमारे भारत देश में चल रहा है, ऐसे एक भी बैंक नहीं बची, एनबीएफसी कंपनी नहीं बची जिसने ऐसे रिकवरी एजेंट्स लोन बोरावर के घर पे नहीं भेजे होंगे। सब लोग भेजते, उनके पास ना आईडी कार्ड होता, ना ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो सीधा घर पे जाएंगे, विदाउट उसके कंसेंट जाएंगे। अब आरबीआई की गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको अगर लोन बोरावर के घर पे जाना है तो उसको परमिशन लेना होगा, उसको फ़ोन कॉल करना होगा, जहाँ पे उसको मिलना है। ऐसा नहीं घर पे ही जाना है, जहाँ पे उसको मिलना है वो बाहर भी मिल सकता है, किसी होटल में मिल सकता है, किसी गार्डन में मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। उसको पूछना है, कॉल करके पूछना है कि आपको सर हम मिलने आने वाले हैं, हम लोन डिस्प्यूट में आपका जो भी सोल्यूशन निकालने के लिए आ रहे हैं, हम आपको कहाँ पे मिल सकते हैं। पहले तो उसको जो भी वेन्यू है वो डिसाइड करना है, और फिर परमिशन ले हम अगर देंगे तो ही वो अपने घर पे या फिर जहाँ पे वो मिलना चाहता है वहाँ पे वो आ सकता है, नहीं तो वो आ नहीं सकता मिलने के लिए, विदाउट हमारे कंसेंट आ नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको मिलना नहीं चाहते, उसको फ़ोन पे ही डिस्कस करना चाहते हैं या फिर मेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा अगर आप कम्युनिकेशन करोगे, ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। ऐसा नहीं है आप घर पे ही आओगे, सामने सामने डिस्कशन करोगे और वो फिर हमारा डिस्कशन वहाँ पे डिस्प्यूट आपको सॉल्व करने का, सोल्यूशन करने का जो है आप प्रयास करोगे, ऐसा नहीं। आप फ़ोन पे भी कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग पे कर सकते हो, आप एसएमएस ईमेल के द्वारा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और उससे जुड़ा हुआ आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि ये एफआईआर कर सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रिकवरी एजेंट डराते, धमकाते कि हम आपके घर पे आएंगे, आपको हरास करेंगे, आपके आजू बाजू में डिफेमेशन करेंगे, आपको नाम को ख़राब करेंगे, आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आपको जेल में डालेंगे, पुलिस आपको आएगी अरेस्ट करके लेके जाएगी। सबसे पहले आप ये ध्यान में ले लीजिए, जब भी प्रेक्षक हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि आपके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर हो ही नहीं सकती। एक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी वो बाद में डिसाइड हुआ, उसमें ये क्लियर कट बोला, इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे वाले डाल के रखा है। उसमें एक बोला है, सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस दी है कि ये जो लोन का जो डिस्प्यूट होता है वो एक सिविल नेचर का होता है। अब ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट में कोई भी ये क्रिमिनलाइज करने की कोशिश बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी करेगी नहीं, और ऐसी एफआईआर जो है वो हो ही नहीं सकती लोन बोरोवर के अगेंस्ट। तो आपके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर नहीं होने वाली, ना आपको कोई जेल होने वाली है। जो लीगली बैंक कर सकता है वो बस कर सकता है, आपका चेक अगर बाउंस कर देता है उसको अपन 38 लगा देगा। अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है तो ईसीएस बाउंसिंग का केस कर सकता है। और आपको यही जो क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ है, मेरे पास और भी एक्सपीरियंस आपको एक शेयर करना चाहूँगा कि बैंक जो होती है ये प्राइवेट कंप्लेंट करती है। जो पुराना जो आईपीसी का सेक्शन 420 था, जो पुराना मतलब 420, हम जनरली मालूम है आपको 420 मतलब चीटिंग करना, किसी से चीटिंग करना। तो ये चीटिंग की जो नई जो हमारी क्रिमिनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का, जिसमें
वो सेक्शन चेंज हो गए 316, 318। अब इस सेक्शनों में आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा समन प्राप्त हो जाएंगे, वारंट प्राप्त हो जाएंगे। अब ये 316, 318 क्या है? ये 420 जो पुराना जो सेक्शन था उसी को रिप्लेस किए गए, मतलब ये एक चीटिंग का केस कराती है। अब एफआईआर तो डायरेक्टली हो नहीं सकती, ये क्या करते हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करते हैं 420 में। अब 420 में यहाँ पे आपको बोलूँगा क्योंकि वो सब लोगों को मालूम है, जानकार है वो सेक्शन के, इसीलिए आपको 420 में ये जो केस करते वो भी केस आपका चल नहीं सकता। वो बाद में उसमें हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसमें जब प्रीकॉग्निजेंस नोटिस आता है कोर्ट के द्वारा तो हम उसमें अपीयर होंगे, जो लोन बोरावर है उसमें अपीयर होंगे, और अपीयर होके ये 420 का केस जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो वहाँ पे दिखा के, मैजिस्ट्रेट साहब को दिखा के वो वहाँ पे बोल सकते कि ये 420 हमारे ऊपर बन नहीं सकता, इस केस को आप तुरंत जो है डिसमिस करा दीजिए, इसका कोई भी आप कॉग्निजेंस ना लीजिए। तो सर मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स रहते हैं हमारे, तो वो लोन रिकवरी एजेंट्स हमारा फ़ोन नंबर उनको कैसे मिलता है, और वो बार बार दिन में 50 बार 60 बार कॉल करके परेशान करते। तो इसको निपटने के लिए क्या कोई सोल्यूशन है क्या? क्या लोन बोरोवर को कोई आप समाधान दे सकते हैं क्या कि ऐसे कॉल जब आते हैं 50 बार 60 बार हैरेसमेंट की, धमकियां दी जाती है, जान से मारने की भी धमकियां दी जाती है, कभी कभी लेडीज़ के जरिए कॉल किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में लोन बोरोवर जो बैंक का कर्जदार है उसको क्या करना चाहिए, ये हमें जानने की उत्सुकता है सर। बहुत ही प्रेक्षकों के मन का प्रश्न आपने पूछा सर। ये लोग कहाँ से डेटा चुराते हैं? मैं तो यहाँ पे चुराते ये शब्द यूज़ करूँगा। ये लोग होता क्या है, उनके पास इनलीगली साइबर क्रिमिनल ही बिठाए जाते हैं। मुझे तो यही इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा। ये डेटा कैसे चुराते हैं? जब आप लोन लेते हो, कोई एप्लीकेशन से लोन लेते हो, अब वो एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो लोन लेने के लिए, अब ज़्यादातर लोन जो होते हैं OTP के ज़रिए मिलते हैं। अब जब आप OTP शेयर करते हो तो वहाँ पे वो ऐप जो होता है, वो ऐप सारी परमिशंस आपसे ले लेता है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी ये क्या करते हैं, कॉपी करवा लेते हैं, और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वो उनके पास सेव होती है, और ऐसे एप्लीकेशनों के द्वारा हम हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस वहाँ पे देते हैं, हम अलाउ करते हैं ना उनको, तो वो नंबर्स वहाँ से ही वो कॉपी करते हैं। अब जो इन्होंने रिकवरी एजेंसी हायर की, वहाँ पे 100 to 100 एम्प्लॉइज वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो बस हरासमेंट करने के लिए, फ़ोन कॉल्स करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। शुरुआत में वो तो नंबर्स आपको पता चल गया अब कहाँ से आए उनके पास, वो तो नंबर्स वहाँ से आए। सबसे पहले मैं वो जो आप लोन बोरोवर ने जो लोन लिया होगा, अगर ऐसी आपको हरासमेंट कॉल्स आती है, सबसे पहले आप एक काम करना, आपको टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले वो ऐप आप रिमूव कर देना, जिस ऐप से लोन लिया वो ऐप आप रिमूव कर, क्योंकि अभी भी उनका एक्सेस वो ले रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस वो ले रहे हैं, आपकी लोकेशन वहाँ पे शेयर हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी ऐप विदाउट लोकेशन वो तो आपका ऐप चलेगा ही नहीं। लोकेशन का एक्सेस उनको देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट का एक्सेस उनको देना पड़ेगा, SMS का एक्सेस वो ले लेते हैं वहाँ पे। अब सबसे पहले आपका एक सोल्यूशन है, वो जो ऐप है वो ऐप पहले रिमूव कर दीजिए। अब ऐप रिमूव करने से ये सारा कुछ होगा क्या? और दूसरी टेक्निकल चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ऐप तो आप रिमूव करोगे, बट उसके साथ साथ आप अपने गूगल अकाउंट्स में जाइए, गूगल अकाउंट में भी वहाँ पे उस ऐप की परमिशन, वो ऐप होते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपने कौन कौन से ऐप को, कौन कौन से वेबसाइट को आपने परमिशन दिया है, वो सारा वहाँ पे सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे। अब ऐप आपके मोबाइल में नहीं है, वो आपने रिमूव कर दिया है, बट वहाँ पे गूगल अकाउंट में वो फिर भी शो कर रहा है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो जो ऐप है वहाँ से आप उसको रिमूव करिए। अगर आपको रिमूव नहीं करना आता, कोई भी गूगल का यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से आपको मालूम चलेगा गूगल से कैसे ऐप को हटाना है। अब वहाँ पे आप हटा दीजिए तो आपका जो भी एक्सेस है, उनका जो क्रिमिनल लोग वहाँ पे साइबर क्रिमिनल उन्होंने बिठाए रहते, वो आपका एक्सेस ले नहीं पाएंगे। अब एक सिचुएशन और है,
कि पहले ही उन्होंने क्या किया है, जब आपने लोन लिया हो उसी टाइम आपको डेटा उन्होंने हैक कर लिया है। अब उसी डेटा का यूज़ करते हुए वो जो है लोगों को कॉल करेंगे। ये हो गई पहली बात। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन था आपका, इसे कैसे बचा जाए, अभी मैंने आपको बताया। अब हरासमेंट जो आपने अभी बोला कि हरासमेंट ये घर पे आके करेंगे, ये सारी चीज़ें ये बोल सकते हैं क्या, इसमें एक सोल्यूशन है। इसमें सोल्यूशन ऐसा है कि जैसे आपका एक मैं यहाँ पे कोई भी पेड मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक ऐप आता है ट्रू कॉलर नाम का। अब ये ट्रू कॉलर नाम का ऐप जो है आप डाउनलोड करिए, उसमें एक 100 रुपीज़ का एक पैकेज आप वहाँ पे खरीदी, वो परचेस करिए। वहाँ पे एक स्पैम प्रोटेक्शन नाम का एक सेटिंग उसमें रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये सेटिंग बताया। अगर आपको हरास नहीं होना है तो वो स्पैम प्रोटेक्शन वाला सेटिंग आप ऑन करिए, ये सारे कॉल फिल्टर वहाँ पे हो जाएंगे और वो ऐसे कॉल आते हैं, ऑटोमेटिक ट्रू कॉलर जो ऐप है वो वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देगा, आपको दिखाएगा भी नहीं, ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा और आपको ऐसे हरासमेंट कॉल से आप बचोगे। अब होगा क्या, ये ट्रू कॉलर ऐप बस आपके जो ऑथराइज्ड जो उनके नंबर्स होंगे या फिर बैंक के जो ऑथराइज रिकवरी ऑफिसर होगा उसका ही कॉल आपको आएगा, दूसरे अनवांटेड कॉल्स वो नहीं आएंगे। और जो ऑथराइज लोग हैं बैंक के, जो बैंक में बैठे हुए, वो आपको ऐसे हरासमेंट नहीं करते, वो फॉर्मल बातें आपसे करेंगे, क्योंकि उसको पता रहता है कि अगर हमारी कॉल रिकॉर्ड हो गई बाद में हमारे ऊपर भी कोई एक्शन हो सकता है, हमारे ऊपर भी केस हो सकता है, क्योंकि वो नंबर्स होते हैं ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड होते हैं बैंक के नाम पे। तो ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसे बचा जाना है। अगर कोई हरासमेंट इनलीगल कॉल से आपको इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब कभी भी कोर्ट का समन्स आता है, वारंट आता है, तो उस सिचुएशन में क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं क्या? अगर इग्नोर नहीं करना है तो क्या हमें बेल लेना पड़ेगा क्या? इसके बारे में हमारे थोड़े प्रेक्षकों को जानकारी दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने यहाँ पे पूछा सर। हम रिकवरी एजेंट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो ऑथराइज नहीं रहता, इनलीगल होता है, इनलीगल तरीके से हमें बर्ताव करता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा, कोर्ट का अगर आपको समन आता है, चाहे वो बाहर के राज्य से आया होगा चलेगा, अब यहाँ पे कोर्ट ने भेजा है तो कोर्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहे जयपुर से आया होगा, चाहे कलकत्ता से आया होगा, चाहे बेंगलोर से आया होगा, दिल्ली से आया होगा, अहमदाबाद से आया होगा, कोर्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोर्ट को तो हमें उसमें अपीयर होना पड़ेगा, कोर्ट का सम्मान हमें करना पड़ेगा। कोर्ट की अवमानना करेंगे तो कोर्ट आपके अगेंस्ट पहले तो बेलेबल वारंट जारी करेगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी करेगा और हो सकता है आपको जेल में भी डाल दे। कोर्ट के पास इतनी पावर है, अगर कोर्ट की आप अवमानना करते हो तो आप कोर्ट आपको जेल में भी भेज सकता है कुछ दिनों के लिए। तो फिर कोर्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। सर अभी इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है कि ये हो गई कलकत्ता कोर्ट हो, बेंगलोर कोर्ट हो, इसकी जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है उसके जरिए जो कार्रवाई करती है बैंक। अभी कभी कभी आर्बिट्रेटर की भी नोटिस आती है, तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्या है उसके बारे में हमारे प्रेक्षकों को आप बताइए कि अगर बैंक ने यूनिलैटरली कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू की है, उसकी नोटिस आई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एज अ लोन बोरोवर को कैसे सतर्क रहना है? क्या उस नोटिस को आप आर्बिट्रेटर के इग्नोर कर सकते हैं क्या? इसके बारे में हमारे प्रेक्षकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब ज़्यादातर मुझे फ़ोन कॉल, जो हज़ारों कॉल्स में से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मुझे ये आर्बिट्रेशन के रिलेटेड आते हैं। अब ये आर्बिट्रेशन है क्या, पहले तो ये बात आप समझ लीजिए। आर्बिट्रेशन मतलब जो बैंक और आपके दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है। अब बैंक ने आपको पैसा दिया और बैंक को आपको लौटाना है, बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी वीक है, तो आपको अभी फ़िलहाल बैंक को पैसा आप नहीं भर पा रहे, आपकी ईएमआई बाउंस हो रहे, आपका लोन रिपेमेंट जो है अभी रुक गया है, तो बैंक आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई करेगा। ठीक है, लीगल कार्रवाई करेगा, मैंने ये शब्द का यहाँ पे, इनलीगल कार्रवाई करेगा नहीं। अब आर्बिट्रेशन में होता क्या है दोस्तों, ये जो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 है, ये जो इसका जो बेस है, ये बेस ये कहता है जब भी आप दोनों का जो डिस्प्यूट है अगर वो सॉल्व करना चाहते हो,
तो दोनों के कंसेंट से आप आर्बिट्रेटर चुनो। अब आर्बिट्रेटर दोनों के कंसेंट से चुनना चाहिए, वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब बैंक क्या करता है यहाँ पे? खुद ही अपना आर्बिट्रेटर चुन लेता है, खुद ही वन साइडेड आर्बिट्रेटर चुन लेता है। आपको सेक्शन 21 का सबसे पहले वो नोटिस दे देता है। अब सेक्शन 21 यही कहता है अगर सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो ये आर्बिट्रेशन फिर आगे चलेगा, फिर वो जो भी इंट्रीम ऑर्डर करेगा, एक्स पार्टी अवार्ड करेगा, उसको आप फिर एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। जैसे ही ऐसा सेक्शन 21 का नोटिस हमें प्राप्त हो जाता है, हमें उसके ऊपर तुरंत ऑब्जेक्शन दे देना है। ऑब्जेक्शन ये देना है कि हमें ये जो आपने आर्बिट्रेटर चुना है वो आर्बिट्रेटर हमें मान्य ही नहीं है, और ये आर्बिट्रेटर इम्पार्शियल इंडिपेंडेंस है, इसका कोई भी हमें इसके ऊपर हमें डाउट है। तो ये आर्बिट्रेटर के द्वारा अगर कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की जाती है, इंट्रीम अवार्ड की जाता है, तो ये हमें मान्य नहीं रहेगा, उसको हम बाद में चैलेंज कर सकते। सर इससे जुड़ा एक मेरा सवाल है कि मैं लोन बोरोवर हूँ और मेरे अकाउंट आर्बिट्रेटर क्या फ्रीज कर सकता है क्या? और सर इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या हमारे बैंक जो लोन बोरोवर्स है वो उसके अदर अकाउंट्स भी क्या बैंक फ्रीज कर सकता है क्या? क्या आर्बिट्रेटर को ऐसे पावर्स है क्या कि अकाउंट फ्रीज करे, और उस समय हमें क्या करना चाहिए? और आर्बिट्रेटर्स का पावर्स है उसका भी ज़रा हमारे प्रेक्षकों को महत्व बताइए कि आर्बिट्रेटर्स को क्या पावर्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ आपने ये पूछा है, तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, आर्बिट्रेटर जो ऑर्डर करता है वो एक कोर्ट की ऑर्डर की तरह ही माना जाता है। अगर आर्बिट्रेटर कोई अवार्ड भी करता है तो वो एक कोर्ट की डिक्री की तरह माना जाता है और इसका एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। अब बट अगर कोई इंट्रीम ऑर्डर होता है, एक्स पार्टी अवार्ड भी होता है, तो वो लीगली तो होना चाहिए ना। वो आर्बिट्रेटर तो जो है चुना होना चाहिए, जो चुना गया है वो तो दोनों पार्टी ने कंसेंट के द्वारा चुना होना चाहिए। अगर वन साइडेड आर्बिट्रेटर चुन लिया गया है तो वो तो इनलीगल है, इटसेल्फ इज इनलीगल। अब वो आर्बिट्रेटर कोई इंट्रीम ऑर्डर करता है या कोई इंट्रीम रिलीफ ग्रांट करता है बैंक के फेवर में, तो वो तो वैसे भी इनलीगल है क्योंकि वो खुद ही इनलीगल है, वो तो इनलीगल तरीके से चुना गया है। तो ऐसे आर्बिट्रेटर ने कोई इंट्रीम ऑर्डर किया है या फिर एक्स पार्टी अवार्ड किया है तो वो इटसेल्फ वो चैलेंज हो जाने वाला सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट में। उसको आप अप्रोप्रिएट कोर्ट में वहाँ पे वो चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जिस पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है परकिन ईस्टमन, आप जजमेंट मैंने बहुत सारी बार अपने वीडियो में भी ये जजमेंट एक्सप्लेन किया है। तो ये जजमेंट ये कहता है कि जिस पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है वो पार्टी खुद ही आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो इस जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर आर्बिट्रेटर खुद ही चुन लिया है बैंक ने तो वो तो चैलेंज हो जाने वाला है। उसको आप वो जो इंट्रीम ऑर्डर और जो आपने इसमें बोला कि आपके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, इनलीगली है, उस ऑर्डर को फिर आप अप्रोप्रिएट कोर्ट में चैलेंज करके वो ऑर्डर निरस्त करिए और वो ऑर्डर की कॉपी आप बैंक के जहाँ पे आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है वो अकाउंट उस बैंक में बैंक मैनेजर को आप दीजिए, वो अकाउंट वहाँ पे अनफ्रीज हो जाएगा। अब सर, जो बैंक होता है या एनबीएफसी इंस्टीट्यूशंस होती है वो लोन बोरोवर्स को जब डिफ़ॉल्ट होता है, एनपीए होता है, तो कौन सी नोटिसेस भेजती है? क्योंकि ये नोटिसेस भी जो रहती है ना वो छोटे छोटे अक्षरों में रहती है, और हमारे जो लोन बोरोवर्स है ना इतने कभी कभी पढ़े लिखे और कानून के जानकार नहीं होते, तो उसमें क्या लिखा होता है एग्जैक्ट, वो नोटिसेस कौन से होते हैं, ये ज़रा हमारे प्रेक्षकों को आप बताइए। ये क्वेश्चन बहुत सारे मुझे कमेंट में पूछते हैं यूट्यूब पे। अब मैं क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर करूँगा कि लोन कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है या फिर बैंक है, वो कौन कौन से नोटिसेस लोन बोरोवर को भेजता है। अब सबसे पहले जो नोटिस आपको आता है वो लोन रिकॉल नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है कि हमारा इतना पैसा आपके पास बाकी है, आप इस पैसे को इतने दिनों में
हमारे बैंक में आके जमा करिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट करिए, जो भी है उसमें जो है अकाउंट डिटेल है उसके ऊपर आपको पेमेंट करना है। उसमें आपको एक 15 दिन का 30 दिन का मौका दिया जाता है कि इतने इतने दिनों में आप जो है लोन हमारा भर दीजिए, और नहीं तो हम आपके ऊपर इतने दिनों में अगर आप नहीं भर पाएंगे तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। ये हो गया पहला नोटिस। अब ये पहला नोटिस आ गया तो हमें क्या करना चाहिए लोन बोरोवर को, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। हमें तुरंत उस नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए। आपको खुद को आता है तो फिर आप खुद कर सकते हैं, नहीं आता तो फिर किसी लोकल लॉयर की आपकी मदद ले लीजिए, जानकार लॉयर की मदद ले लीजिए, हमारी भी मदद ले सकते हैं, हम भी आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे उस नोटिस को रिप्लाई करते हुए हमें ये बोलना है, जो भी रीज़न है आपका पेमेंट ना करने का, वो रीज़न जो सही रीज़न है, जो सच है, वहाँ आप उस नोटिस में डालिए कि इस रीज़न के वजह से हम आपका पेमेंट नहीं कर पा रहे, हमारा लोन आप एक तो रिस्ट्रक्चर करा दीजिए, या तो हमें कोई कुछ दिनों का मोहलत दी जाए, मोरेटोरियम पीरियड दिया जाए। और ऐसा अगर आप इस नोटिस में आप कहते हैं, मोरेटोरियम पीरियड मांगते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग मांगते हैं, लोन रीपर पेमेंट करने का इंटेंशन आप दिखाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका इंटेंशन वहाँ पे चला जाएगा। अगर वो कंपनी आपके अगेंस्ट कोई केस भी करती है बाद में, या फिर कोई आर्बिट्रेशन करती है, तो फिर वो रिप्लाई आपको वहाँ पे दिखा के वहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन जाएगा। क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती है, लोन बोरोवर के साथ आप फेयर प्रैक्टिस करिए, कोई भी अननेसेसरी लिटिगेशन उसके ऊपर ना करिए, ये आरबीआई गाइडलाइंस कहती है। अगर फेयर प्रैक्टिस ही कहा जाता है आरबीआई के द्वारा, तो फेयर प्रैक्टिस किस चीज़ को कहा जाएगा? अगर आप डिमांड नोटिस भेज रहे हो, रिकॉल नोटिस भेज रहे हो, उसका रिप्लाई करते हो, आप टाइम मांग रहे हो, 6 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने का टाइम दे दो, 12 महीने का टाइम दे दो, हम उसको रीपेमेंट करेंगे, तो इंटेंशन आप दिखा रहे हो। तो बैंक ने भी आपका इंटेंशन जान के उसके ऊपर रिप्लाई करना चाहिए, हमने इतने इतने दिन का आपको मौका दिया है, आप पेमेंट करने की कोशिश करिए, या फिर हमने आपका लोन रिस्ट्रक्चर करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपकी परिस्थिति, जो भी आपकी सिचुएशन है, हम उसको समझेंगे और आपको हम इतना इतना दिन का टाइम हम ग्रांट कर देंगे, ऐसा उनका रिप्लाई आना चाहिए। अब होता क्या है, लोन रिकॉल नोटिस पे उनका ऐसा कोई रिप्लाई आता ही नहीं है, तो आता है तो फिर वो डिनाइड का रिप्लाई आता है, फिर वो तुरंत आपको नेक्स्ट जो नोटिस भेजेंगे, अब नोटिसेस के ही आपने सवाल पूछे हैं तो मैंने आगे उत्तर करूंगा, फिर वो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, नहीं तो सेक्शन 25 का नोटिस भेजेंगे अगर आपका एसीएस लगा है, या फिर आपका चेक लगा है तो सेक्शन 138 का नोटिस आपको भेजेगी। ऐसे ऐसे या तो हम आपके अगेंस्ट डीआरटी में जाएंगे, ठीक है, हम डीआरटी में केस फाइल करेंगे, वहाँ से रिकवरी सर्टिफिकेट ले लेंगे, ऐसे सारी लीगल नोटिसेस फिर बाद में आनी चालू होंगी, और आप ईच एंड एवरी नोटिसेस को आपको दोस्तों रिप्लाई करना ही करना है, क्योंकि आपका इंटेंशन आपका दिखाई दे और आप वो लोन की जो केसेस में, आर्बिट्रेशन में आप सही सलामत जो वहाँ पे आपका डिफेंस बनाए और वो केसेस से आप जो है लड़ सके, इसलिए आपको ये नोटिसेस के उत्तर आपको देने हैं, रिप्लाई आपको देने हैं, ये यहाँ पे मैं आपको नोट करना चाहूँगा दोस्तों। सर, आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट है बैंक के लोन बोरोवर से, तो थोड़े से आपका एक्सपीरियंस क्या है इस मामले में, क्लाइंट का एक्सपीरियंस क्या है, ये थोड़ा हमारे प्रेक्षकों को जानने की उत्सुकता है, तो आप हमको बताइए कि क्या होता है अगर कोई आम आदमी लोन बोरो करता है और वो किस्तें टाइम टू टाइम नहीं चुका सकता, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपका भी एक्सपीरियंस हमारे प्रेक्षकों को जानने उत्सुकता है। ये क्वेश्चन होना ही चाहिए था हमारे इस वीडियो में, ब्रॉडकास्ट में। बहुत सारे मेरे रियल टाइम उदाहरण आपको मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। अब मेरे पास पूरे इंडिया से क्लाइंट जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। मेरे पास ऐसे हाथ कट करके यहाँ पे लोग आए, मतलब हाथ सुसाइड अटेम्प्ट करके लोग मेरे पास ऑफिस में आ जाते, सर हमने देखिए यहाँ पे हाथ कट कर दिया, हमने ऐसे एडमिट हो गए, हम बच गए, हमने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, कई बार की, लोग ऐसे मेरे पास लेके आते। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहूँगा, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं जो मेरे पास लोग लेके आते। सुसाइड अटेम्प्ट करना,
ये बहुत आपको इसका सोचना ही नहीं है अपने मन में, ये हमारे साथ हमें सुसाइड करना है। ये बहुत छोटी केसेस होते हैं ये जो लोन के, इसमें आप आसानी से बच पाएंगे। और ये लीगल एक्शन जो लेंगे या फायर करेंगे, पुलिस में जाएंगे, अरेस्ट होगा, ऐसा कुछ आपके साथ होगा ही नहीं। तो आपका प्रॉपर्टी अटैच होगा। फाइनली क्या होने वाला है, सेटलमेंट होने वाला है। और ये लोग ऐसा किसी का भी जेल में नहीं डालते, कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं करते, ना कोई आपको पुलिस आ जाएगी अरेस्ट करेंगे। आपको इन चीज़ों को सोचना नहीं है, मन में अलग अलग विचार नहीं बनाने हैं। आपको इसमें बचना है, और इसमें बचने के तरीके बहुत सारे, आराम से आप इसमें निकल आ जाओगे बाहर। आपको सुसाइड करने की कोशिश ही नहीं करनी है। तो ये मुझे कुछ ऐसे उदाहरण है मेरे पास, तो मैं आपको ये स्पेसिफिक इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा को आप वो सुसाइड करने की आप दिमाग से आप निकाल लीजिए, उसको आप फाइट करिए। आप फाइट करिए, और फाइट करके इसमें से क्या वे निकालना है, यही आपको इन चीज़ों में आपको सोचना है। बस मैं इसी क्वेश्चन का इतना ही आपको आंसर करना चाहूँगा। अभी सर ने जैसे बताया कि हमें लोन रिपेमेंट टाइम टू टाइम करना ही है, हमें ये नहीं है कि कानून का डिफेंस लेकर लोन से बचना है। लेकिन अगर कोई इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस है तो हम कानूनी तरीके से उसे लड़ सकते हैं, अगर हम लोन भर ही नहीं सकते। तो क्या सर हम लोन सेटलमेंट कर सकते हैं क्या, और सेटलमेंट करना कैसे उचित होता है? कभी कभी क्या होता है, बैंक के जरिए फ्रॉडुलेंटली सेटलमेंट एप्लीकेशन आता है कि आप सेटल कीजिए, तो वो फ्रॉडुलेंट सेटलमेंट एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे प्रेक्षकों को जानकारी दीजिए कि सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट कैसे किया जाए। मुझे लगता है सर आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं है लोन को भरना नहीं है, या फिर हमको लोन को डुबाने के लिए हम यहाँ पे आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनलों से बहुत सारे लोग हैं हमें ये बोलते हैं कि हम लोन डुबाना है। मेरे को ऐसे भी कॉल आते हैं, सर हम बस लोन डुबाना चाहते हैं। मैं उनका कॉल ही नहीं उठाता। फिर बाद में अगर ऐसा कोई मेरे पास क्वेश्चन लेके आता है, मैं उनको कभी भी गाइडेंस नहीं देता, ना उनको ऐसा बोलता हूँ कि आप लोन डुबाने के लिए इतने इतने आपको तरीके हैं। मैं नहीं दूंगा उनको ऐसे एडवाइस। मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर अब ये उत्तर दूंगा कि आपको बैंक का पैसा देना है। वो बैंक का पैसा क्या है, वो पब्लिक मनी है। लोगों ने वहां पे डिपॉजिट रखे हैं, फिर वहां पे वो आपको लोन दिए हुए। आपकी परिस्थितियां समझ सकते हैं, परिस्थितियां समझ के आपको टाइम दिया जा सकता है, आपका अमाउंट सेटलमेंट करके कुछ कम किया जा सकता है। बट जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो आपको लौटाना ही लौटाना है। कोई भी इनलीगल आपको लोन डुबाने के लिए कोई ऐसा सजेशन करता है, मैं तो बोलता हूँ उनसे वो फिर गलत प्रैक्टिस कर रहा है। हम ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन ये भी पूछा कि सेटलमेंट कैसे करना है, तो मैं आपको ये उत्तर दूंगा कि आपकी जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, उस मेल आईडी से आपको एक मेल भेजना है। जिन लोगों को मेल नहीं आता है करना, आप कॉल करिए अपने रजिस्टर में, फ़ोन से कॉल करिए और पूछिए मुझे सेटलमेंट करना है। तो कॉल सेंटर पे उनके नंबर्स है, उनको कॉल करिए और आप सेटलमेंट की विनती करिए। अब जब आप सेटलमेंट की विनती करते हो मेल के ज़रिए, मैं तो बोलता हूँ प्रीफर करो आप मेल ही करो, वो रिटन कमीशन बाद में काम में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेल में आपको क्या क्या कंटेंशन लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मैं आपका ग्राहक हूँ, मेरा ये लोन नंबर है और मैं इतने रुपए में आपका जो है सेटलमेंट करना चाहता हूँ। जो भी आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट है, वो लोन का अमाउंट, जो सेटलमेंट का अमाउंट वहाँ पे लिखिए। मान लो आपका लोन अमाउंट 3 लाख रुपए का बचा है, आप लिखिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं इतने पैसे में मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मैं इतना अरेंज कर सकता हूँ। आप लिखिए वहाँ पे, बैंक को भी पता चलेगा कि आपके पास इतना पैसा है। आपको मौका देना है कि नहीं देना है सेटलमेंट करने, या फिर आपसे कुछ और बार्गेनिंग करना है, वो बैंक डिसाइड करेगा। जैसे आप 1 लाख रुपए लिखते हो तो 1 लाख रुपए में बैंक शुरुआत में तो नहीं मानेगा। बैंक आपको ये बोलेगा नहीं, आप 3 लाख है ना, तो आप 2 लाख रुपए भरिए, हम 2,50,000 में करेंगे, 2 लाख रुपए में करेंगे, 1.5 लाख रुपए में करेंगे। वहाँ पे फिर आपको बार्गेनिंग करना है। जैसे सब्जी मंडी में जाते हो ना आप लोग, बार्गेनिंग करते हो ना, वहाँ पे सेम बार्गेनिंग इधर भी करो। मैं तो यही बोलूँगा, बार्गेनिंग करो, हमारा इंटेंशन अच्छा है, जो भी है
आपका सिचुएशन उनको समझाओ, ये सिचुएशन है, हम इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते, हम इतना ही पे कर सकते, तो फिर वो बार्गेनिंग करके आपको बैंक के द्वारा सेटलमेंट लेटर इशू किया जाएगा। अब वो जो सेटलमेंट लेटर है वो आपके रजिस्टर मेल आईडी पे ऑथराइज्ड मेल आईडी से आना चाहिए। कौन से मेल आईडी से? बैंक के ऑथराइज्ड मेल आईडी। जैसे HDFC बैंक है तो डोमेन नेम HDFC बैंक होना चाहिए, support@hdfcbank.com। कोई IIFL है IIFL.com। जीमेल से जुड़ा हुआ वह डोमेन नेम होना चाहिए जिस पर वो वेबसाइट भी ओपन होना चाहिए। अब ये ज़्यादातर जो रिकवरी एजेंसी होती है, लोग सेटलमेंट करवाते और फेक ईमेल आईडी से सेटलमेंट लेटर भेजते। जो ईमेल आईडी फेक होता है, फिर आप पैसा भर दोगे, फिर से ये लोग डिमांड करना चालोगे, बाद में आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने सेटलमेंट किया है, और बोलोगे तो दिखाओगे ये ईमेल आईडी फेक है। तो दोस्तों ऐसा आपको फंसना नहीं है। आप ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए, ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आप अरेंजमेंट किया है, पैसा भर दिया है और वो ब्याज पेनल्टी में चला गया है, ऐसा आप होने नहीं दीजिए। जो सेटलमेंट लेटर आएगा ऑथराइज्ड मेल आईडी से आना चाहिए, ना कि कोई व्हाट्सएप पे आप SMS द्वारा, ऐसा कोई भी सेटलमेंट नहीं आता। जब अगर किसी को व्हाट्सएप पे मिला है तो फिर आप उसको ईमेल पे मंगा लीजिए, ऑथराइज्ड मेल आईडी पे मंगा लीजिए, और फिर आपको वो जो सेटलमेंट लेटर में जो ड्यू डेट दिखाया है, मान लो कल का ड्यू डेट है तो आपको आज ही पेमेंट कर देना है। मान लो कल का ड्यू डेट है और आप परसों पेमेंट कर देते हो, एक दिन बाद भी, तो भी वो सेटलमेंट लेटर इनवैलिड हो जाएगा। फिर से वो लीगली आपको पैसा वसूल करने में तुले रिकवरी एजेंट एंगेज करने के लिए चालू करेंगे। तो दोस्तों ऐसे आप फंसना नहीं है, और आपका सेटलमेंट लेटर वेरीफाई कैसे करना है इसलिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी बना कर रखा है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे जो लोन बोरोअर कंज्यूमर्स हैं उनको देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे लोन बोरोअर्स ने विजिलेंट रहना चाहिए। जब कोई भी नोटिस आती है तो वहाँ के लोकल लॉयर्स जो होते हैं, लोकल एडवोकेट से, वो वहाँ से रिप्लाई भेजना चाहिए। और सर ने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि कोर्ट के जो समन्स है, वारंट से, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपना पक्ष वहाँ पे पॉजिटिवली रखना चाहिए। सर ने बहुत सारी अच्छी हमारी जानकारी दी। सर आए, ऐसे ही आते रहे हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर, और ऐसे ही जानकारी दीजिए। आपका भी धन्यवाद।